कि मैं पूरा श्योर हूँ आज जितनी मेरी नेटवर्थ है, आज जितनी मेरी वेल्थ है, उसको मैं 1000 टाइम्स कर लूंगा आने वाले कुछ सालों के अंदर, सिर्फ इन्वेस्ट कर कर। क्या आप टेक्निकल्स भी देखते हो, चार्ट बेस भी देखते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या चार्ट बिल्कुल नहीं देखते? जब आपको सेबी, जब आपको बड़े बड़े एक्सचेंजेस खुद सामने से आकर चीख चीख के कह रहे हैं कि आप अगर करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। कितना टाइम डेली का देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में 3x या 5x की रिटर्न? सर आपको टाइम सिर्फ देना और प्रॉपर। मैक्सिमम रिटर्न कितना निकाल लिया इसमें इन्वेस्ट करके ऑन एन ईयरली बेसिस अगर देखा जाए तो? दोस्तों, ट्रेडर्स के साथ तो कई बार हमने चर्चा कर ली और कई बार ट्रेडर्स माइंडसेट समझने की कोशिश भी कर ली, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चर्चा की जाए जो थोड़ी हटके हो। क्यों ना ऐसी चर्चा की जाए जो एक इन्वेस्टर माइंडसेट से हो और एक इन्वेस्टर, एक्चुअल इन्वेस्टर के साथ हो, और इन्वेस्टर भी ऐसा जिसने एक अच्छे स्टॉक का चयन तो किया ही हो, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2-3 साल में 3x या 3x से भी अधिक बना लिया हो। ये कहना बहुत आसान है, 1x 2x 3x, लेकिन दोस्तों जब ये एक्चुअल में होता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट 25 लाख के 85 लाख बना पाना। आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं उनका नाम है मृण्मय, जो कि एक बहुत विचित्र नाम है। अभी मैं पूछूंगा इनसे कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि नाम बहुत स्वीट है मृण्मय, और ऐसे ही ये भी एक बहुत स्वीट और हैंडसम बॉय हैं, और इन्होंने इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे स्टॉक्स निकाले हैं, बहुत अच्छी रिटर्न ली है, और आज इसीलिए ये हमारे सामने बैठे हैं। इनसे आज समझेंगे दोस्तों कि एक इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिंग के लिए पता लगता है कि हाँ ये स्टॉक हमारा 2x 3x 4x हो सकता है या एक मल्टी बैगर बन सकता है। कैसे पता लगता है कि हाँ हमें इसी स्टॉक में ही बाइंग करनी है और इसमें नहीं करनी है। और जब मेरे से आप लोग बात करते हैं या जब मैं किसी ट्रेडर से चर्चा करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि एक ट्रेडर जो होता है वो 1 साल में 24 से 30% की बात करता है। 2 साल में समझें तो अगर कोई ट्रेडर 25 लाख से कर रहा है तो वो बहुत खींच-तान के किसी तरीके से 25 लाख के ऊपर समझिए 50% की रिटर्न निकाल लेगा, यानी 12 से 15 लाख कमा लेगा। लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्टिंग में मुमकिन है कि आपकी कैपिटल 1x 2x 3x 4x हो जाए। तो इसी माइंडसेट को समझते हैं और वेलकम करते हैं मृण्मय का, और समझते हैं कि कैसे ये किया जाता है। वेलकम मृण्मय, आपका बहुत बहुत स्वागत है द डीप टॉक्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर एंड मैम ऑल्सो कि आपने मुझे ये मंच पे आने के लिए इतना मोटिवेट करा, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है साथ में कि जिन लोग का वीडियो मैं देखता था आज से पहले, आज उनके सामने बैठा हूँ। आवर प्लेजर। तो ये फैन बॉय वाला भी मूवमेंट है मेरे लिए, है ना। एंड मैं मैम के बारे में बात करूँ तो मैम इज लाइक ब्यूटी विथ ब्रेन कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच मृण्मय। और सर तो माहिर है ही, मैं काफ़ी टाइम से सर को फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस तो इतनी वायरल होती है। तो सर जैसा कि आपने मेरे बारे में पूछा, तो मैं अपने बारे में अगर थोड़ा बताऊँ, जो इतने भी ऑडियंस है आपके चैनल के, तो देखिए मैं एक 22 साल का बहुत सिंपल साधारण सा व्यक्ति हूँ, बहुत सिंपल सा, जिसकी नेटवर्थ कह लो आप, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन कह लो आप, आज के समय मिलियंस में है, करोड़ों में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ना बहुत छोटे शहर से आता हूँ, बहुत छोटे शहर से, मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले से आता हूँ, जहाँ पर हमारे शहर में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट अपने आप में ही एक जुआ माना जाता है, सट्टाबाजारी माना जाता है। हमारे शहर में आज भी अगर आप किसी को बोल दोगे आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे हो, तो भी एक बहुत बड़ा हवा मच जाता है। लेकिन वहाँ से उठकर, छोटे से शहर से उठकर, मैं दिल्ली एनसीआर में, नोएडा जैसे बड़े बिजनेस हब में मैंने खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया। मैं आज फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ। मैं आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक ब्रांड मैनेज कर रहा हूँ। आज हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में लगभग 17 से 18 एम्प्लॉयज़ है, और आज के समय आप मान लो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंस के फील्ड में भी एंड उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के फील्ड में भी लाखों स्टूडेंट्स को गाइड करा है उनके ड्रीम जॉब्स क्रैक करने में, ड्रीम कॉलेज क्रैक करने में, ठीक है। और
इन सारे बिजनेसेस को करके जो भी पैसा मैं बनाता हूँ, जितना भी मेरा नेट प्रॉफिट बचता है, जो मैं एक्चुअली घर लेके जाता हूँ, उस पैसे को मैं एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता हूँ शेयर मार्केट में। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, इन इन्वेस्टिंग, नॉट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को ऐसा नहीं कि मैं गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इतने बड़े दिग्गज ट्रेडर है, तो आपके सामने ये बोलना जायज़ नहीं होगा वैसे भी कि मैं ट्रेडिंग को गलत मानता हूँ, क्योंकि आप परफेक्ट एग्जाम्पल है। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, बट उसमें समय भी लगता है, एक्सपीरियंस भी लगता है, एंड बहुत रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टिंग मैंने समझा अपनी लाइफ में एक ऐसी गेम है जो आप एज अ बिजनेस चला सकते हो उसको। इन्वेस्टिंग मतलब वो आपका एसेट है, वो आपका संपत्ति है, और उस संपत्ति से आप बहुत पैसा कमा सकते हो आने वाले टाइम पे। ये चीज़ मैंने बहुत कम उम्र में सीख लिया है, और इस चीज़ के लिए मैं इतना प्राउड हूँ अपने ऊपर, इतना प्राउड हूँ कि मैं पूरा श्योर हूँ आज जितनी मेरी नेटवर्थ है, आज जितनी मेरी वेल्थ है, उसको मैं 1000 टाइम्स कर लूंगा आने वाले कुछ सालों के अंदर, सिर्फ इन्वेस्ट कर करके। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत जर्नी है, जो मेरा फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग को लेकर। और इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि कैसे मैंने शुरू करा, कैसे मैंने वेल्थ को 3x करा या स्टॉक्स को, तो ऐसा है कि इन्वेस्टिंग ना एक पढ़ाई है। आप ऐसे ही चुटकी में उठ के इन्वेस्टर नहीं बन सकते हो। जैसे आपको अच्छा ट्रेडर बनने के लिए बहुत लॉसेस झेलने पड़ते हैं, वैसे ही आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं होगा कि आपने शेयर खरीद लिया और आप एक इन्वेस्टर बन गए, नहीं। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा क्लियर होना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो। नहीं तो शेयर खरीद के रखना इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। खरीद के रख लिए, अच्छी बात है, आप उस समय आपको फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे मोटा पैसा कमाना है, आप चाहते हो कि ऐसा हो कि मैं कोई ऐसा शेयर उठाऊं, ऐसा म्यूचुअल फंड उठाऊं, ऐसा ETF उठाऊं जिससे करोड़ों बने, मतलब आने वाले टाइम में मैंने अगर आज 20 लाख डाला तो वो 20 लाख का 20 करोड़ हो जाए, तो उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा आना चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक आना चाहिए, आपको इसका पढ़ाई करना पड़ेगा, जो हमारे स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। और ये चीज़ें मैंने सीखी है साल 2019 में, जब मैं पहली बार अपने शहर से दिल्ली आया। इससे पहले मैं दिल्ली कभी नहीं आया था। ठीक है, पहली बार जब मैं दिल्ली आया तो हमारे शहर में तो मैम, मैं आपको बताऊं सर, एक आप ऑडी, BMW, मर्सिडीज भी देख लेते थे ना हमारे शहर में, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। पूरे शहर में एकदम हाहाकार मच जाता था कि हमारे शहर में BMW है, किस शहर मर्सिडीज से है। हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ठीक है, से। शहर बहुत बढ़िया है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट उस टाइम पे साल 2019 में, कोविड के भी पहले, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे ये सब नहीं चलती थी। ठीक है, तो जब मैं दिल्ली पहली बार आया, जब मैंने दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, तब मुझे ये पता चला कि भैया यहाँ पे तो मेरे उम्र के लोग ही बड़े बड़े गाड़ी, मतलब बड़े बड़े S क्लास से घूम रहे हैं, बेंटली। अब बेंटली जो कार है, वो पहली बार मैंने यहाँ पे आकर सुना कि ऐसी कोई ब्रांड भी है जो इतनी बड़ी ब्रांड है। हमारे वहाँ मुझे नहीं पता था ये बात। यहाँ पे जैगवार लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे फॉर्च्यूनर तो आम बात है, बहुत आम कॉमन चीज़ है। गुड़गांव में आज भी कॉमन है, मतलब आप लगा लो फॉर्च्यूनर की टैक्सी चलती है वहाँ पे। ये कल्चर मैंने यहाँ देखा। तो मैं यही सोचता था कि भैया ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं। ऑब्वियसली जो 20-21 साल के मेरे क्लासमेट होंगे उनके पास गाड़ी है, लेकिन हो सकता है वो उनका ना हो, उनके माँ बाप का हो, तो कुछ तो किया होगा उन्होंने। तो लकीली मैं जिस जगह पे रहता था दिल्ली में, वो साउथ दिल्ली था, प्रॉपर साउथ एक्सटेंशन, लाजपत के बगल में। अब आप सर इतने टाइम से NCR में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, आपको पता होगा साउथ एक्सटेंशन, लाजपत, ये सब बहुत पॉश एरिया है। तो वहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा PG में रहता था, छोटा मोटा। तो जब मैं शाम में निकलता था अपनी रास्तों में, ऐसे गलियों में दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता करने, तब मैं देखता था गली के बाहर जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे, खंडेलवाल्स, दी खुरानास, दी चोपरास, मल्होत्रास, तो मैं देखता था उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी मर्सिडीज है, ये लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े कोठे बंगले, मतलब जो प्रॉपर बोलते हैं ना कोठी बंगले वाले लोग, वो उनको देखता था मैं। कैलाश हिल्स। एग्जैक्टली तो मैं समझता था भैया इन्होंने क्या किया अपनी जिंदगी में, ये लोग आज इतना पैसा कैसे कमा के बैठे हैं। तो मैं थोड़ा सा ना, मतलब आप ऐसा लगा लो, बचपन से ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मैं किसी भी इंसान से पट से पूछ देता था कि सर आप करते क्या, आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, तो बहुत लोगों से बातें करने के बाद, कॉलेज के प्रोफेसर्स या कॉलेज से निकले हुए बड़े बड़े एलुमनाइज जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हैं, मुझे उनसे पता चला कि उन्होंने, जितने भी आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, मैंने ये चीज़ समझा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में राइट टाइम पे, राइट जगह पे, मतलब सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करा है और सही अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करा है। मैंने ये सीखा कि इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता मैम, सर, कि आप सिर्फ अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। आप अगर किसी और के बिजनेस में भी पैसा लगा के पैसा बना रहे हो ना, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही है। आफ्टर ऑल हमें सिर्फ पैसा कमाना है,
जिंदगी में अगर हमें पैसा कमाना है तो चाहे आप खुद के धंधे में लगा के कमाओ या फिर आप किसी और के धंधे में लगा के कमाओ, है तो आपका इन्वेस्टमेंट ही। और उस इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना आज के समय इतना ईजी है, इतना ईजी है, बस लोग इस गेम को समझ नहीं पा रहे। मैंने उस गेम को समझा, मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा। कोविड के टाइम से ही मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा, एंड कोविड के बाद जो पुश मिला है मार्केट में ना, उसने मेरे पोर्टफोलियो को भी भयंकर पुश दिया है। आज जिस पोर्टफोलियो में बैठा हूं, आज जो मेरा पोर्टफोलियो 3x हो चुका है सर, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये 85 लाख आराम से 50 लाख भी आ जाए, हो सकता है ये और कम भी हो जाए। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कन्विक्शन है। मुझे पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट में कैसे हमारा पैसा 8+8+8 नहीं होता, 8x8x8x8 होता है इन्वेस्टिंग में। ये लॉजिक मुझे पता है, और इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा इस पॉडकास्ट को। मैं डैम श्योर हूँ जितने भी मेरे उम्र के लोग हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से कि इन्वेस्टिंग है क्या एक्चुअली में। तो मृण्मय, आपका जो मेन मोटिवेशन था हम्म, वो डीयू में लग्जरी गाड़ीज देख के आया कि यू हैव टू बिकम रिच, और मतलब सम व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? मैम आप ऐसा कह लो कि इट्स नॉट अबाउट कि मैंने गाड़ी देख के मैं मोटिवेट या इंस्पायर हो गया, लिविंग स्टाइल नहीं। देख के बेसिकली? हाँ एग्जैक्टली, इट्स अबाउट ऑरा। जब और मैंने किसी बड़े पर्सनालिटी को देखा ना, मैं अगर आपके साथ बैठा हूं तो आपके अंदर एक ऑरा है ना, मुझे लग रहा है कि हाँ कोई बंदा बैठा है जो ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, आप करोड़ों के वेल्थ खुद की मैनेज कर रहे हो आज के समय। तो ये मुझे समझ आ रहा है, ये फील आ रहा है, और यही फील मुझे उस समय आई थी उन लोगों से। तब मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया, भैया करना है तो ऐसा ही करना है, छोटे से शहर में नहीं मरना है अपने आप को, अपने को कुछ बड़ा करना है, लाइफ में पैसा कमाना है। तब मैंने फिर इसको खोदा कि कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, ये भी तो एक धंधा ही है एक तरीके से। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे 25 लाख इन्वेस्ट करे तो वो ड्रॉ डाउन में आ गए या उसमें माइनस दिखाई दिया? बिल्कुल ऐसा होता है सर, दिया। ऐसा होता तो है उस वक्त मनोस्थिति क्या थी? सर। देखिए, एक अगर आपके अंदर कन्विक्शन है ना, आपको अगर कोई चीज़ पता है, जैसे मुझे पता है मेरे जिंदगी में अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मेरे फादर मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। ये कन्विक्शन है मुझे अपने फादर को लेके, कुछ नहीं होने देंगे। उसी तरीके से मुझे अपने स्टॉक्स को लेकर के भी कन्विक्शन है, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि वो कभी नहीं डूबने वाला। हाँ शॉर्ट टर्म में इट विल गो अप एंड डाउन, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, सिक्लिकल नेचर का होता है। अगर आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा लगा रखे हो, अगर आपने स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया तो आपका पैसा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बहुत हार्ट बीट ऊपर नीचे होगा। बट अगर आपका विजन लंबा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंसान हो या फिर शेयर मार्केट, जाना एक दिन सबको ऊपर ही है फॉर श्योर। तो मुझे ये कन्विक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा पैसा भी ऊपर जाएगा, लॉसेस होंगे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा और डालो। वैसे लॉसेस वाले टाइम पे उल्टा और डालो। अगर मेरा पोर्टफोलियो रेड में हो चुका है, 6 लाख रुपए माइनस में है, तो 6 लाख रुपए और डालो, क्योंकि ये जब बढ़ेगा तो भयंकर तेजी से बढ़ेगा। हाउ यू चूज योर स्टॉक? ओके ओके ओके। सो मैम, स्टॉक्स को चूज करने का कुछ फंडामेंटल मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का तरीका है, ठीक है। मैं 2 तरीके से पोर्टफोलियो बनाता हूँ बेसिकली। एक है मेरा कोर पोर्टफोलियो, एक है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ये काफ़ी बेसिक फिलॉसफी है, लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। मैं कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो करता हूँ, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि आप भी ऐसे ही फॉलो करो। अच्छा, आप स्टॉक मार्केट सिखाते भी हैं? एग्जैक्टली मैं मतलब आप जो है ये लोगों को वो सिखाते हैं कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए? एग्जैक्टली इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। एंड मुझे गर्व है ये बताते हुए कि आज के समय मेरे फादर की उम्र के भी लोग मेरे कोर्सेज में ज्वाइन हैं, जो एज दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। एग्जैक्टली जो मेरे एज ए स्टूडेंट है, जो मुझे बहुत प्यार करते दिल से। मैं उनके साथ फोन पे बातें भी करता हूँ, हेलो सर क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको, ये वो। अब थोड़ी टीम बड़ी हो चुकी है तो सबसे बात नहीं हो पाती है, बट हाँ मैं अपने स्टूडेंट से बातें करता हूँ। तो लाइक आप कोर्सेज सिखाते हैं स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ईटीएफ कौन सा लिया जाए, म्यूचुअल फंड कौन सा लिया जाए, मतलब आपका वो वाइड रेंज ऑफ वो रहता हाँ, है। हमारा एक ही सेट ऑफ कोर्स है, एक ही कोर्स है। उसी कोर्स के अंदर मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी स्टॉक मार्केट इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करें, ईटीएफ क्या होता है, उसके बाद आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फंडामेंटल टेक्निकल, सारा एक ही कोर्स के अंदर है। मैं नहीं चाहता कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आया है पढ़ने, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसको ये कोर्स पढ़ने के बाद फिर ये वाला लेना पड़े, फिर ये वाला लेना पड़े, और वो मेरे ही ट्रैप में फंसा रह जाए। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ काफ़ी टाइम से, एक एडटेक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे कैसे ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर वो कोर्सेज वाला सीन चालू हो जाता इट्स ओनली वन टाइम, है। या इट्स द चाइल्ड कंप्लीटली हैज टू ऑन टाइम। कम टू यू एंड सॉर्ट आउट। तो Yeah. आपका जो कोर्स है या जो आप सिखाते हैं या जो भी हम्म। स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं,
तो वो उसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसे करते हैं या क्या उसके पीछे का लॉजिक है, या हाउ यू सिलेक्ट अ स्टॉक। ठीक है, मेन हमारा ये है कि हाउ यू सिलेक्ट अ स्टॉक। ठीक है। मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ जो जी। मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करता हूँ। बेसिकली आपको अपना पोर्टफोलियो दो तरीके से डाइवर्स करना है, एक कोर पोर्टफोलियो एंड एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होंगे जो आपके लिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स नहीं है, जो डिफेंसिव स्टॉक है, जो काफी लाइक आप कह लो ब्लू चिप स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ऐसे नाम जो कि काफी कॉमन है, जो रातों रात बंद नहीं होंगी ये एशियन कंपनी। पेंट्स हो गया। या एग्जैक्टली, ये ब्लू चिप है। ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी रातों रात डबल हो जाएंगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये रातों रात बंद हो जाएंगी। ये आपके पैसे को थोड़ा सिक्योर रखेंगी। एंड द सेम टाइम आपको अपने पैसे को सैटेलाइट स्टॉक्स में भी डालना है। सैटेलाइट स्टॉक्स मतलब, सैटेलाइट पोर्टफोलियो मतलब कि आपको वैसे शेयर्स में अपना पैसा कुछ लगाना है जो शेयर्स थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हो, जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स हो सकते हैं, या स्मॉल कैप फंड हो सकते हैं। हो सकता है आपने स्मॉल कैप फंड में ही पैसा लगा रखा है, अब वो बहुत एग्रेसिव होंगे, बहुत सिक्लिकल होंगे, बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाएंगे, आपकी हार्ट बीट तेज होगी। तो ये क्या करेंगे, ये आपको बहुत हैवी ग्रोथ दे सकते हैं, है ना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, राइट। अब 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप इसको कोर में एंड सैटेलाइट में कैसे बांटोगे? आप क्या करोगे कि इस 1 लाख का मेजॉरिटी हिस्सा 60 से 65%, मान लीजिए 60% आपने लगा दिया, 60,000 रुपीज कोर में, रिलायंस में, एचडीएफसी में, यहां वहां पे कहीं भी लगा दिया। एंड बाकी का जो 40,000 है आपने लगाया सैटेलाइट में, ठीक है ना, जहां पर आपको हैवी ग्रोथ स्टॉक्स है, छोटे छोटे कंपनियों के शेयर है, उनमें आपने अपना पैसा लगा दिया 40,000। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने निफ्टी ईटीएफ ले लिया वहां पे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी ईटीएफ जो है वो आपका फिर कोर में आएगा, क्योंकि वो निफ्टी ईटीएफ तो आपका ये मतलब आपने अगर टॉप 10 स्टॉक्स ही लिए एग्जैक्टली तो इससे बेटर तो ये नहीं होगा मृण्मय कि हम निफ्टी ईटीएफ ही ले लें, सो दैट आई मीन इट इज इजी फॉर माय ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि हम रिलायंस को क्यों सिलेक्ट करें, हम एचडीएफसी को क्यों करें, हम एशियन पेंट को क्यों करें, या हम टाटा मोटर को क्यों करें, या जो भी आपने कंपनीज बताई। इसकी बजाय क्यों ना हम निफ्टी ईटीएफ ले लें जिसका कि 10% शेयर जो है वही मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके। गॉट इट। तो निफ्टी ईटीएफ जैसा आपने बोला कि हम ये भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा और ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोर में भी चाह रहे हो कि 12% से ऊपर रिटर्न मिले, एटलीस्ट कम से कम 15-16% उसमें मिल जाए, तो हम फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो निफ्टी का पिछले कई साल का सीएजीआर है, मेरे ख्याल से 10 साल का या 20 साल का या 15 साल का, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान, हो सकता है मेरी बात पे हम ट्रॉल भी हो जाए थोड़ा सा इसको, कोई बात नहीं, तो शायद 17% का है, ठीक। और 14% तो लार्ज कैप का कोई भी फंड देता ही है ऑलमोस्ट। देखिए सर, एक और दूसरा, अगर हम मतलब इट इज अ डिस्कशन, हाँ, चलेगा, बताइए। हम आपकी एक्सपर्टीज भी समझेंगे। पहले चलो हम आप ही की समझते हैं, फिर हम अपनी बात बाद में कहेंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो मैं पहले अपना एग्जांपल क्लियर करता हूँ कि मान लीजिए आपने कहीं से भी इन्वेस्ट करा, मेनली जो भी, देखिए मेरा कहने का मतलब है जो भी स्टॉक्स आपको लग रहा है जो कि कोर में जा सकते हैं, वेदर देखो हमें ना लग नहीं रहा, हमें आप समझाओ कि ये कोर में जाएगा। हाँ, मैं बताता हूँ सर आपको। हाँ। मैं बताता हूँ, चलिए। जैसे आपका लार्ज कैप फंड ले लो आप, या फिर आप इंडेक्स फंड ले लो, या फिर कोई भी लार्ज कैप स्टॉक्स, ठीक है, उसमें आप पैसा डालो आपका कोर में। लार्ज कैप का मतलब व्हेन यू से लार्ज कैप, दे आर टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, जो भी निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, निफ्टी बेसिकली 50 वाले निफ्टी कोई 50 से भी में जो स्टॉक होगा, कंट्रीब्यूट चलो, करते हैं ठीक है। वेटेज, मैक्सिमम रिलायंस वगैरह, इनको ले लो, ठीक है। वो आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाओगे, वहां पे मान लो आपको 12% रिटर्न मिल गया, ठीक है ना, तो वो 60,000 आपका 12% उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगा, सैटेलाइट में जो आपने 40% जो आपने डाल रखा है, लगभग 40,000 रुपए, हो सकता है कि आने वाले 1 साल में वो आपको भयंकर रिटर्न दे, 50%, चलो 100% भी हमने जाते हुए देखा है। इस बार तो आपको पता होगा, जैसे बजट के पहले, इलेक्शन के टाइम पे डिफेंसिव स्टॉक्स हो गए, रेलवे स्टॉक्स हो गए, 100% से भी ऊपर का रिटर्न, ठीक है। तो आपने सैटेलाइट में वैसे डाल रखा है, हो सकता है आपका 40,000 जो आपने डाला है वो 40 का 80 हो जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगले साल जब आप फिर से उसको रीलोकेट करोगे, अब आप 40 जो आपका जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, 40 जो अब 80 हो चुका है, उस 40 को अब आप रीलोकेट कर दोगे कोर में।
इससे क्या होगा कि आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते चले जा रहे हो, यहां से उठाकर अब आप यहां डाल रहे हो एंड फिर आप 40,000 डाल रहे हो अपना सैटेलाइट में। इससे क्या होगा कि इससे जो आपका कोर पोर्टफोलियो मजबूत होते चला जाएगा, उसमें रिस्क कम होगी और वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग करेगा। एंड अगर आपका सैटेलाइट जो पोर्टफोलियो हो सकता है ऐसा कि मार्केट में कोई क्रैश आ जाए, शॉर्ट टर्म में सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो हो आपका, छोटा मोटा जो स्टॉक्स हो वो गिर जाए, तो आपका 40,000 ही जाएगा ना, आपका ज्यादा तो नहीं डूबेगा। लेकिन जो आपका कोर पोर्टफोलियो है जिसमें आपने बड़े बड़े शेयर्स डाल रखे वो तो आपके अब हेवी हो चुके होंगे ना, क्योंकि आप उसको बार बार कैपिटल को रीलोकेट कर रहे हो, इधर से इधर डाल रहे हो, तो आपका पैसा बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो जैसे कि मान लो मैंने 1 लाख से शुरू किया या 10 लाख से किया, तो जी मैंने सर। 6 लाख रुपए लार्ज कैप में डाल दिया ठीक है, या निफ्टी 50, और 4 लाख रुपए मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है सर। अब ये 4 लाख वाला तेज बढ़ेगा बिकॉज दिस इज स्मॉल एंड मिड कैप एंड दिस इज लार्ज कैप, राइट? एग्जैक्टली। तो अब इसको रीशफलिंग का क्या प्रोसेस है, और या आप 3 साल में जैसे जो आपका पोर्टफोलियो है, तो इसको आपने कितनी बार रीशफल किया? देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड साथ में आप एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन चुके हो, आपको मार्केट की समझ है, आपको टेक्निकल से ज़्यादा अगर फंडामेंटल एनालिसिस आती है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओवर वैल्यूएशन का एक कंसेप्ट आता है। जब भी आपको लगेगा कि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी आपका सैटेलाइट वाला जो ग्रोथ स्टॉक्स है वो उसमें एक बबल क्रिएट हो रहा है, अब वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, अब ये फटने वाला है, यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल्स गड़बड़ा रही है, स्टॉक्स में कुछ रेवेन्यू जो कंपनी एक्चुअली जो कंपनी है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनकम के बेसिस पे पैसा उसमें बन नहीं रहा है, तो वहां से पैसा निकालने का, क्योंकि अब वो डूबेगा, या तो सेबी कोई गाइडलाइन देगी, क्योंकि रिसेंटली सेबी देते रहती है टाइम टू टाइम कि स्मॉल कैप में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो उसमें मार्केट फटेगा। इससे पहले आप उसमें निकालो, क्योंकि अच्छा खासा मोटा पैसा आपका बन गया है। आप कभी भी इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि आप मार्केट का टॉप एंड मार्केट का बॉटम सही प्रिडिक्ट करो, कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं कर सकता टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अपने हिसाब से जब भी आपको फील हो, वही चीज तो हम पढ़ाते हैं कि जब भी आपको फील हो कि नहीं अब सारे फंडामेंटल मुझे ऐसे शो कर रहे हैं, सारे टेक्निकल पैटर्न ऐसे बन रहे हैं कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, तो इससे निकलो, इसको रीशफल करो एंड किसी और सेक्टर की तरफ बढ़ो। अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं जो स्मॉल या मिड कैप है? लार्ज कैप में तो एज अ लेमैन सबको पता है कि ये कंपनीज एग्जिस्ट करती ठीक है, हैं ठीक है, ठीक है। और इनमें हम कभी भी थोड़ा भी जब भी डाउनफॉल आए ले लें तो हमें एक अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स आप कैसे एनालाइज करते हैं कि पर्टिकुलरली यही चाहिए? बिकॉज इतने स्टॉक्स हैं तो उनको शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाए? देखिए मैम, इसमें दो तरीका है इसको पहचानने का। इसको पहचानने का मेजरली दो तरीका है। पहला जो तरीका है उसमें आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा एंड जो दूसरा तरीका है उसमें आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप देखोगे कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ 5 पॉइंटर्स एनालिसिस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड जो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें 10 पॉइंटर्स एनालिसिस होते हैं। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में 5 पॉइंटर्स है उनमें से कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई कंपनी पता करना है जो स्मॉल है या मिड है, जो छोटी कंपनी है, तो उसमें सबसे पहले आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की क्वालिटी चेक करोगे कि बिजनेस क्या करती है, बिजनेस कैसा है, बिजनेस का गोल क्या है, किस कैटेगरी का बिजनेस है, क्या सेगमेंट है। सेकंड आप चेक करोगे कि बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बिजनेस बना रही है एंड उसका क्या डिमांड है, क्या वो डिमांड सस्टेनेबल है या नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जुआ नहीं खेलना है ना यहाँ पे। इफ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आपको पैसा कमाना है, पैसे पे पैसा कमाना है, तो आपको हर एक चीज कैलकुलेटिव मैनर में चलना पड़ेगा ना। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, चाहे वो छोटी कंपनी क्यों ना हो, वो क्या बनाती है, उसका क्या प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है। आने वाले टाइम में मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, क्या कंज्यूमर बैठे हैं उसको खरीदने के लिए। और अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो उसका फ्यूचर कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज का ही बिजनेस है, आज ही तक चलेगा और फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए। फिर हम उसके कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि उसी पर्टिकुलर ब्रांड में, उसी पर्टिकुलर कंपनी के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो उस मार्केट में है और उनके अंदर कितना पावर है। फिर आप देखेंगे कि क्या उस बिजनेस की कोई मोट है या नहीं, कोई मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, जिससे वो बाकी बिजनेस से ऊपर निकल सकती है ना। ये सारे क्वालिटी हम चेक करेंगे एंड लास्ट मैनेजमेंट एनालिसिस करेंगे।
मैनेजमेंट एनालिसिस इंडियन कंपनियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में मैनेजमेंट को लेके बहुत घपला होता है। इंडियन जो कंपनी होती है आज के टाइम पे, जो बबल चल रहा है स्टार्टअप का, उसमें बहुत घपला चलता है, बहुत ज़्यादा। तो आपको मैनेजमेंट को अच्छे से देखना है। बहुत सिंपल है, जो भी कंपनी है उसके बगल में लिखिए मैनेजमेंट स्कैम, उसका नाम लिखकर गूगल में सब डेटा अवेलेबल है, आप उसको क्रॉस चेक कीजिए, उसको पढ़िए, कहीं कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है, अच्छा, कहीं आ कुछ तो जाता है नहीं चल ऐसे रहा है। मैनेजमेंट हर स्कैम कुछ आ में? जाता है मैम, सारे आर्टिकल अवेलेबल है, इतने सारे उस कंपनी के खिलाफ हो सकता है, इतने सारे न्यूज़ पब्लिकेशन वाले हो जो बहुत कुछ छाप के रखे हो। तो आपको सारा डेटा क्रॉस चेक करना है, एंड उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाना है, जो कि बहुत बेसिक है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का थंब रूल होता है। रेशियो चेक करो, 10 पॉइंटर्स एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, जिसमें से पहले आप करंट रेशियो चेक करो, करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करो, फिर आप डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करो कि कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है और उस कर्ज को चुकाने का कंपनी के पास पैसा वैसा है कि नहीं, क्या वो चुका सकती है नहीं। उसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बना रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बना रही है, कंपनी के पास कितना कैश है। ये सारे एनालिसिस करने के बाद जब आपको ग्रीन टिक सब में दिखे, तब उसमें पैसा लगाओ, क्योंकि ये आपका संपत्ति है। आप इसको ऐसे ही पैसा उठा के नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पैसा उठा के डाल दोगे तो वही पैसा डालना जो आप गंवाने के लिए पूरा रेडी हो। अपने स्टॉक्स को, मेरा मानना है, अपने स्टॉक्स को संपत्ति की तरह ट्रीट करो। जब जमीन खरीदने कोई इंसान जाता है तो जमीन के बारे में हर एक चीज देखता है, उसी तरीके से शेयर्स भी करो ना, ये भी तो आपकी एसेट है, ये भी तो आपको पैसे पे पैसा बना के देगी। तो यही कुछ क्रॉस चेक है जो मैं करता हूं किसी भी शेयर को लेने से पहले, एंड तभी आप उसमें से पैसा बना सकते हो। और ये चीज एक दिन में नहीं आएगा आपके दिमाग में, फॉर वो तो श्योर। यू हैव ये टू। ये चीज तो मृण्मय वो हो गई जो तुम सिखाते हो अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन वो मुझे 5 की फैक्टर बताओ जो तुम देखते हो एक नजर में और उसके बाद हम स्टॉक ले लेते हैं। मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट, द ओनली थिंग। मैनेजमेंट सबसे पहला। आंख बंद करके अगर किसी कंपनी के बारे में देखना है ना, मैनेजमेंट देखो, और बिजनेस कर क्या रही है, क्या काम है उसका, मतलब कुछ मार्केट में ग्रोथ है या नहीं, उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं, ये सब चीजें देखना है। मैनेजमेंट में भी देखो कि जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आईपीओ लेके आई है, तो जो आईपीओ लेके आई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईपीओ में जिन लोगों ने अप्लाई करा है, क्या उस कंपनी के ओनर को देख के कर दिया है। जैसे कुछ कंपनी के नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट बहुत सारे सेलिब्रिटी बेस्ड आईपीओ आजकल आते हैं, जिस कंपनी का फेस चल रहा है उस कंपनी के मालिक से, मतलब वो कंपनी पंप हो रखा है पूरी तरीके से, उसका मार्केट में हाइप है। ये सब फंडा तो नहीं है। अगर ये फंडा नहीं है तो क्लियर है, उसमें पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं लाइक है। 2 पॉइंटर्स मेन, मैनेजमेंट अच्छी होनी वो चाहिए और किसी प्रोडक्ट अच्छा जिसकी होना आप बात कर रहे हो वो मुझे लग रहा है कहीं मछली वेल कुछ टैंक पॉन्ड भी कुछ है उसमें। हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, बिल्कुल हो सकती है। अब हमें आप ये बताओ कि क्या आप टेक्निकल्स भी देखते हो, चार्ट बेस भी देखते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या चार्ट बिल्कुल नहीं देखते? मैं देखता हूँ, बट मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है टेक्निकल। मैं बहुत ज़्यादा लाइक उसको, मेरा प्रायोरिटी नहीं रहता है टेक्निकल एनालिसिस तो जो करना। ये फंडामेंटल करा है या जो भी चीज़ देखते हो, इसके लिए कोई स्कैनर है? बहुत सारे, बहुत सारे। मैं कुछ वेबसाइट बता देता हूँ आपको, फ्री हाँ। ऑफ कॉस्ट में कोई भी इंसान देख सकता है। टिकर टेप हो गया, screener.com हो गया। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा जानना है, जीडीपी कैसे चल रही है, कितना क्या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, सारी चीज़ें आपको अगर देखनी है, तो उसके लिए फिर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट है, जहाँ पे हर एक डेटा आपको ट्रेडिंग के बारे में दिखेगा। मनी कंट्रोल है सर, बहुत फेमस वेबसाइट है, वहाँ पे देख सकते हो। गूगल न्यूज़ पे आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप ये चीज़ें पता कर सकते हो, सब फ्री में अवेलेबल है। कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि अपने आप हम कोई स्कैन रन करें या कुछ करें वो स्कैन आ जाए, या ऐसा कोई स्कैनर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, जिससे कि लोगों की कुछ मदद हो जाए और वहाँ स्कैन वो स्टॉक आ जाए और जो इन्वेस्ट करना चाहे वो इन्वेस्ट कर ले? सर ये तो है वैसे तो, लेकिन हर चीज़ें अगर ऐसे ही बता दिए जाएंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, फिर पता नहीं चलेगा। वो उसके ऊपर पूरा एक सेगमेंट होगा जो कि हमने अपने प्रॉपर कोर्सेज में बता रखा है। ओके। बट आपके रिस्पेक्ट करने के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि आप मेरे से बहुत सीनियर हो, कि आपको देखिए, मैं कुछ ऐसा स्ट्रेट बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीनर पे सब मिल जाएगा। आप सारे वेबसाइट को छोड़ दो, आप सिर्फ स्क्रीनर फॉलो करो। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के सीईओ से बात करी है, वो खुद स्क्रीनर फॉलो करता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा स्क्रीनर का, स्क्रीनर मुझे 1 रुपया नहीं दे रहा इधर, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ उसके थ्रू, मैं खुद रिसर्च करता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनर बहुत बढ़िया वेबसाइट है, आप जेन्युइनली जाके देख सकते हो। बट अगर आपको डीप में सारी चीज़ें सीखनी है कि कैसे एक एक चीज़ को रिसर्च करे एकदम चैप्टर वाइज, देन फिर आपको
देन फिर वी हैव टू कम टू यू फॉर या दैट। डेफिनेटली फिर आपको लिंक मिल जाएगा, वही डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आप वहां से आ सकते हो फॉर श्योर। मृण्मय, आपने एक कैपिटल इकट्ठी करी, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप रीशफलिंग कर रहे हो, फिर चर्निंग कर रहे हो। अब कोई आज एक नया बच्चा या कोई नवयुवक या कोई भी हमारा एक इन्वेस्टर जो आता है, बिल्कुल उसने बिल्कुल। कुछ समझो 2-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं हम्म। और वो चाहता है इन्वेस्ट करना, जी। तो उसे किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उसका रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए? कितना पैसा, अगर 5 लाख है तो पूरा 5 डाल दे या कुछ एवरेजिंग के लिए रखना चाहिए? एक इन्वेस्टर माइंडसेट जो होता है, या एक इन्वेस्टिंग का जो प्रॉपर तरीका होता है, या पोर्टफोलियो है तो वो कितना रीशफलिंग, कब रीशफलिंग, और कितना प्रॉफिट लेके वो निकल जाए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे अभी एक स्टॉक था, मुझे किसी ने सवाल किया था, मेरे को नाम नहीं ध्यान, वो 200-250 से चला, वो 600-700 कुछ गया, और वो एक आध दिन वहां खड़ा रहा, और अब वो दोबारा से 300 कुछ आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट अब जो बेचारा 200 में घुसा था, वो 700 पे नहीं निकला, इट। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो बोला कि मैं तो 1000 की वेट कर रहा हूँ। तो क्या एक माइंडसेट रहना चाहिए, या 20% मुनाफा हुआ तो 20% बुक कर लो, या 100% हुआ तो आधा कर लो? क्या रहना चाहिए? मतलब एक बिल्कुल जर्नी एक नए ओके इन्वेस्टर ओके की ओके किस तरीके से हो। ओके। आप समझ लो कि मैं ही एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे ठीक है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन ठीक है करनी है, और किस तरीके से प्रॉफिट लेके निकलना है, या क्या करना है? ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर। समझ गया मैं कि चलो एक सिचुएशन लेते हैं, आप एक नए व्यक्ति हो, आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है। सबसे पहले आपको अपनी एज देखनी है, क्योंकि एज के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट होता है मैं ना? नहीं, एक मान के चलो बिटवीन 25 to 30 या हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 25 के आसपास है। हाँ जिसने अभी अभी जॉब ये स्टार्ट बच्चे करी हैं, है, जैसे बच्चे ये हैं। हैं। हाँ हाँ, चला चलो मैं समझ गया उस क्या क्या आप पूछना चाह रहे हो। तो फिर भी मैं एज वाला एक बार समझा देता हूँ ऑडियंस के लिए कि आपकी उम्र जैसी जैसी होती है ना, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी चेंज होते रहती है। हो सकता है आपके व्यूअर्स ऐसे भी हो जो 40 साल की उम्र के हो, तो जितनी आपकी एज बढ़ेगी आप रिस्क उतना कम लोगे, आपकी पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनेगी। और अगर आप 25 साल के अभी हो तो आपके पास लंबा टाइम है अभी गेम, आपके पास एटलीस्ट 35 साल तो है, 60 तक तो आप 35 साल बहुत बड़ा होता है। कंपाउंडिंग बहुत तरीके से वर्क करेगा, इतने बहुत अच्छी तरीके से। कंपाउंडिंग में समय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसे से। तो अगर आपकी उम्र बहुत कम है, अगर आप 25 साल के हो, मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेरी उम्र भी खुद भी 22 साल है, मेरे पास भी बहुत लंबा टेन्योर है आज के टाइम पे, 30-40 साल तो आराम से कहीं नहीं गए। तो ऐसे टाइम पे अगर आप नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से तो नहीं आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, हमारे स्कूल में हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, क्लास 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक, फिर उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, सब कुछ कराते हैं टीचर्स। और उनका भी मोटिव ये रहता है कि बच्चा पढ़े और पढ़ने के बाद बच्चे को अच्छा जॉब लगे, अल्टीमेटली वो पैसा कमाए। लेकिन पैसे के बारे में स्कूल में कोई नहीं पढ़ा रहा होता है। फाइनेंस का एजुकेशन इंडिया में एटलीस्ट 12वीं क्लास तक तो एकदम जीरो है, कुछ नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, तो आप पहले फाइनेंस की नॉलेज लो। ठीक है, फाइनेंस अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो सिर्फ इन्वेस्टिंग में सिर्फ स्टॉक मार्केट को मत पढ़ो, ग्लोबल लेवल में डेटा पढ़ो, स्टैट्स को पढ़ो, स्टैटिस्टिक डेटा क्या कहता है, ठीक है, उसके बाद नंबर्स को पढ़ो, इकोनॉमिक्स को पढ़ो। अगर ये करने का भी समय नहीं है तो आप सिंपली स्टार्टिंग में इंडेक्स उठाओ, इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ। इंडेक्स फंड एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है जो आपको फ्री फोकट का पैसा बना के देगी, फ्री फोकट का। आपको कुछ नहीं करना है। आपने आज मैम अगर पैसे डाल दिए ना, अगर आपकी उम्र अगर 25 साल है, अगर आज आपने पैसे डाल दिए इसमें 5 लाख रुपए, आज से 25 साल बाद आप इसका 10 गुना कर चुके होंगे इंडेक्स फंड में, बिना कोई रिस्क लिए। कुछ नहीं करना है। हो सकता है बीच में मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन आप प्रॉफिट ही रहोगे, आपका ये पैसा कभी नहीं डूबेगा। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उससे कहीं गुना ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि इंडेक्स का मतलब हो गया आपका देश। आपका देश तो ग्रो करेगा ना, क्योंकि देखिए हमारा देश ग्रो करेगा, ये हम सबको पता है, हमारा भारत ग्रो करेगा। हम भारत को लेके पूरा हमारे अंदर कन्विक्शन है, आने वाले 5 साल में 2030 तक तो कहीं नहीं गया जब भारत बहुत बड़ा सुपर पावर बन चुका होगा। तो जब आप भारत पे बेट ले रहे हो, इसका मतलब भारत में डेवलपमेंट अच्छी होगी,
इसका मतलब यही हुआ कि भारत ग्रो करने का, भारत में डेवलपमेंट अच्छी होगी। डेवलपमेंट अगर भारत में अच्छी हो रही है तो इसका मतलब है कि भारत के बिजनेसेस अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के बिजनेस अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है भारत में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है मतलब भारत का जीडीपी ग्रो कर रहा है, और भारत का जीडीपी ग्रो कर रहा है इसका सिंपल सा मतलब है भारत का इंडेक्स भी ग्रो कर रहा है, निफ्टी 50 भी उसके साथ साथ ग्रो कर रहा है। तो अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा डाल दिया तो आप 100% फ्यूचर में प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। और इस चीज को इस बात को कोई नहीं काट सकता, कोई भी इन्वेस्टर इस बात को नहीं काट सकता। वॉरेन बफेट सर आज भी इंडेक्स को बहुत मानते हैं। इवन वॉरेन बफेट सर कहते हैं, मैं अभी रिसेंटली आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जब वो ना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, बट जब वो ना रहे इस दुनिया में तो उनका जितना भी वेल्थ होगा वो अपने जितने भी फंड मैनेजर है सबको बोल दिया मेरा पूरे वेल्थ को आप इंडेक्स फंड में डाल देना। वो इतने बड़े बिलीवर है इंडेक्स कॉन्फिडेंट फंड है। के, वॉरेन बफेट, है ना। तो इंडेक्स फंड से आप शुरू करो, उसमें रिस्क बहुत कम है। फिर सीखो, इन्वेस्टिंग को सीखो। मैं ये नहीं कहता मेरे से ही सीखो, किसी से भी सीखो। डू यू थिंक कोर्सेज आर एसेंशियल फॉर दैट, जो इन्वेस्टिंग कोर्सेज वगैरह हैं? देखिए, इन्वेस्टिंग कोर्सेज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इन्वेस्टिंग कोर्सेज को ना लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं। कोर्सेज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, किताबों में भी सब कुछ लिखा है, लेकिन वहां पे कोई चैप्टर वाइज सेट नहीं है ना। जब आप स्कूल में 10th पास करते हो, 11th पास करते हो, 12th पास करते हो, तो वहां पे चैप्टर्स बने, चैप्टर 1 2 3 4 इतना पढ़ लिया, सिलेबस कवर हो गया, आपको नॉलेज आ गया। आपके बुक्स उस हिसाब से डिजाइन कर रखे हैं कि लास्ट चैप्टर तक जाते जाते आप सब समझ जाओगे। सेम उसी तरीके से कोर्सेज में भी, मैंने खुद ने भी, या जितने भी कोर्सेज चला रहे हैं आजकल लोग, जो भी लेजिट तरीके से चला रहे हैं, हर किसी ने इसी तरीके से सेट बना रखा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर आप उतना सीख लोगे तो आपका पूरा स्टॉक मार्केट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इन्वेस्टिंग के कोर्सेज बहुत कम है, एग्जैक्टली। जनरली कोर्सेज ट्रेडिंग पार्ट पर ज्यादा है। तो आपका जो मेन फोकस रहता है वो इन्वेस्टिंग के कोर्सेज पे रहता बिल्कुल। है, वेयर टू इन्वेस्ट, उसमें आप एग्जैक्टली। डाइवर्सिफाइड सिखाते हो। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि अभी आप कहीं से भी पढ़ लो लेकिन आपको एक कोई कंपाइल करके नहीं देता चीज, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो आप एग्जैक्टली। कंफ्यूज रहते हो। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप एक जगह सब एक चीज जगह सारे, करके बिल्कुल। और सब बता देते हैं कि ये ऐसे 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 एग्जैक्टली कर लो। क्योंकि मेरा जब कोई बच्चा कोर्स लेता है तो उसमें हर कुछ अवेलेबल है। जैसे आपका म्यूचुअल फंड भी है, उसमें आपका ETF भी है, उसी में इंडेक्स फंड, ये जो मैंने बताया इंडेक्स फंड से शुरू करते हैं वो भी प्रॉपर बताया एक चीज। शेयर मार्केट क्या है, कैसे शेयर मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आई आपसे पहले 2008 2000, फिर हर्षद मेहता स्कैम, हर एक चीज मैंने डेटा प्रॉपर बताया, स्टेप वाइज। म्यूचुअल फंड, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें, स्टैटिस्टिक। तो यही चीज आपको कोर्स देता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, तो जितने आपको भी आपके कितना व्यूअर्स टाइम हैं, हो गया ये कोर्सेज मतलब सिखाते हुए? ये कोर्सेज तो मैं पिछले 1-1.5 साल से एक्टिवली सिखा रहा हूँ बच्चों को, और अभी तक मतलब आप लगा लो 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे कोर्स से पास आउट हो चुके हैं पढ़ के, और मतलब प्रॉपर। मैक्सिमम रिटर्न कितना निकाल लिया इसमें इन्वेस्ट करके ऑन एन ईयरली बेसिस अगर देखा जाए तो? लाइक किसी स्टूडेंट ने, हाँ, स्टूडेंट ने। देखिए स्टूडेंट्स जनरली जितने भी है, जिनसे भी मेरी व्हाट्सएप पे बातें होती है, सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट से मैं पर्सनली पूछने नहीं जाता कि आपने कितना इन्वेस्ट करा। किसी स्टूडेंट ने भेज दिया कि सर हमने आपके पढ़ाने के कहने पर, स्टाइल से हाँ। हमने इतना बनाया, आपने हमें जो स्ट्रैटेजी बताई उसमें हमने इतना इन्वेस्ट करा और उससे आज इतना प्रॉफिट में है। तो मैं कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक दिन लॉस में भी जाओगे और फिर प्रॉफिट में होगे। तो उस समय हो सकता है तुम मुझे कोस रहे हो, फिर जब तुम प्रॉफिट में जाओगे तब तुम मुझे फिर थैंक यू कहोगे। तो वो इसलिए मैं रूल है शेयर मार्केट का। एग्जैक्टली तो मैं कभी ओवर एग्जैचुरेट नहीं करता उस चीज को लेके, बहुत हाइप नहीं हो जाता, खुश नहीं हो जाता, ठीक है। बट इतना गारंटी है कि जितने भी लोगों ने मेरे से आज तक पढ़ाई करी है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा है, कभी किसी ने भी बाय गॉड ग्रेस कभी भी किसी ने रिफंड नहीं मांगा कि सर रिफंड दे दीजिए। और खुला वेबसाइट में सबके रिव्यू लिखे हैं, आप कोई भी बंदा जाके चेकआउट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। और मिनमय कौन सा एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे फॉर द कमिंग 5 इयर्स? देखिए कमिंग 5 इयर्स में मैं एक सजेशन तो वैसे It's नहीं just a दूंगा, suggestion. बट जितना मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम चलता हूँ। कंपनी नहीं मांग रहे, हम स्क्रिप्ट नहीं मांग रहे, हम स्टॉक नहीं मांग हाँ रहे, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। हम सेक्टर की बात कर रहे हैं। सेक्टर। हाँ तो सेक्टर, कौन सा सेक्टर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल परफॉर्म कर सकता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस, आंख बंद करके। मतलब ऐसे तो बहुत सेक्टर है, बट ये एक सेक्टर है जिसमें मैं आंख बंद करके बेट ले सकता हूँ, क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर है, फाइनेंस जो सेक्टर है, ये ग्रो करेगा। तभी तो आपकी ये जो, अगर बैंकिंग ही हट जाए, अगर आप ऐसा इमेजिन कीजिए हमारे इकोनॉमी में अगर बैंक ना हो,
तो बैंक नहीं होंगे तो लोगों को लोन नहीं मिलेंगे, लोग और पैसे पे पैसा नहीं ले पाएंगे, और लोग पैसा नहीं लेंगे। आज के समय जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े, मुकेश अंबानी, रतन टाटा तो सर हमारे आज नहीं रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन अडानी जी है, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग खुद के पैसे से करते हैं? ये लोग खुद का पैसा अपने ही जेब से निकाल के अपने बिजनेस में लगाते नहीं, ये लोग और डेट लेते हैं। तो ये बैंक से डेट ले रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं अपने धंधे में, और उससे रिटर्न बनाकर बैंक को वापस कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर वापस कर रहे हैं। तो बैंक क्या करता है, आपके पैसे को बहुत अच्छी तरीके से रोटेट करता है। तो अगर किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है, ये प्रॉपर मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, अगर किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उस इकोनॉमी के बैंक्स को ग्रो करना बहुत जरूरी है। और मैं तो मान रहा हूं कि भारत ग्रो करेगा, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इंडिया में मैं बेट ले रहा हूं आने वाले 5 साल में। तो अगर भारत ग्रो करेगा तो भारत की बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगी, ये दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर आंख बंद करके ग्रो करेगी। अब इसमें कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा क्या है, कौन सा एनबीएफसी बढ़िया है, ये आपको प्रॉपर स्टडी करके पता चलेगा। ठीक है मृण्मय, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 1 CR, मैं 1 लाख 10 लाख की बात नहीं कर रही, 1 CR है आपके पास, और 1 CR में मैं आपको 2 चॉइसेस देती हूँ। एक आप इंडेक्स फंड्स में करिए, या आप ये ETF करिए, गोल्ड ETF। तो विच वन वुड यू प्रेफर? इंडेक्स फंड, नॉट ETF, गोल्ड। जैसे अभी गोल्ड इतना प्राइस हाई हुआ है उसका, तो आप फर्दर नहीं देख रहे उसको कि उसमें इन्वेस्ट किया जाए? देखिए मैम, इसका 2 कारण है। पहला कारण थोड़ा फनी है, क्योंकि मेरे फादर खुद गोल्ड का बिजनेस चला रहे हैं, तो बेटर होगा मैं गोल्ड में वहाँ पैसा लगा दूँ जो मेरे फादर का बिजनेस है एक्चुअल में गोल्ड में। लेकिन जो आपने गोल्ड ETF की बात करी, मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि देखिए गोल्ड का क्या कंसेप्ट होता है बेसिकली, जब आप गोल्ड को और अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस आता है, जब भी शेयर मार्केट नीचे जाता है हेजिंग के लिए, तो लोग गोल्ड में पैसा डालते हैं, तो गोल्ड फिर ऊपर जाता है। तो अभी जैसे गोल्ड ऊपर जा रहा है और मार्केट भी समहाउ अभी थोड़ी सी करेक्ट हुई है, बिल्कुल। लेकिन हाई में ही है, तो इट मींस कि क्राइसिस आने वाला है? नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि क्राइसिस आने वाला है, ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ जो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करूंगा कि अभी मार्केट क्रैश करेगा। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट ना बहुत बुलिश टाइम चल रहा है। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजन है जिसके वजह से गोल्ड रिजर्व, इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया जो हमारी देश है RBI, ये अपने पास गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा रहा है बहुत सारा, ठीक है ना, अपने पास गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। तो वो सारे भी बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। बट एक हेल्दी इकोनॉमी को जब हम देखें, एक हेल्दी इकोनॉमी कैसे काम करती है, तो जब भी ऐसे मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब जब ऊपर जाता है तो शेयर मार्केट फिर नीचे जाता है, पेपर एसेट फिर नीचे जाता है, और फिर ये जब नीचे जाता है तो शेयर मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो इस हिसाब से मैं कभी भी गोल्ड को नहीं प्रेफर करूंगा, फिर मैं स्टॉक मार्केट प्रेफर करूंगा, उसमें पैसा लगाऊंगा। और जो गोल्ड है वो गोल्ड में रियल गोल्ड, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना भी होगा सर, तो मैं असली गोल्ड में पैसा लगाऊंगा, जो रियल रॉ गोल्ड है, सोने की बिस्किट होती है, बचपन से देखा है हाँ, ऐसे होते एग्जैक्टली। और क्योंकि उसका रीजन भी है, क्योंकि वो आपका पेपर एसेट नहीं है। अगर आप गोल्ड में पैसा लगा रहे हो तो वो आपका रॉ एसेट है, जो आपके पास है, रियल एसेट है, जिसको आप टच एंड फील कर सकते हो, जैसे रियल एस्टेट हो गया। एग्जैक्टली, वो आपका टेंजिबल एसेट है जिसको आप फील कर सकते हो। तो अगर आपने गोल्ड खरीद के रख लिया तो कल को ऐसा नहीं होगा कि सरकार ने कुछ ऐलान कर दिया और आपका गोल्ड का प्राइस जो है, वैल्यू एकदम से घट जाएगा। लेकिन जो ये पेपर एसेट होते हैं ना, इनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो अगर मुझे गोल्ड लेना ही होगा तो मैं एक्चुअल गोल्ड खरीदूंगा ना, फिर उस हिसाब से मैं माइंडसेट बना के चलता हूँ। नॉट द ETFs। नो, नॉट ETF। ETF में फिर मैं कोई अदर ETF लूंगा, इक्विटी ETF में मैं प्रीफर करूंगा, स्टॉक्स वाले ETF में लूंगा, फिर नॉट इन गोल्ड। नॉट इन गोल्ड। मृण्मय, आपने कहा कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जी। अब अगर मान लीजिए मैं SIP करना चाहती हूँ, तो SIP मुझे मंथली बेसिस पे बेनिफिट ज्यादा करेगी, या मैं लमसम अमाउंट डाल दूं तो बेनिफिट ज्यादा करेगी? देखिए मैम, ऐसा है कि SIP और लमसम का जो फंडा है, ये थोड़ा सा मतलब बहुत डिफरेंट है। मतलब ये थोड़ा आप ऐसा लगा लो कि दोनों हैंड इन हैंड कभी नहीं चल सकते। लाइक आई एम सेइंग आई एम 45 years old. Okay, so should I go for a SIP thing monthly, or should I put my whole amount in a single mutual fund and wait for the return? No, never. Don't go for लमसम, गो फॉर SIP, बिकॉज SIP आपको जनरली भी डिसिप्लिन देता है लाइफ में, आप धीरे धीरे कर सकते हो। और लमसम में क्या है कि लमसम बहुत अपॉर्चुनिस्टिक चीज है। जब भी आपको दिखे कि मार्केट गिरा है, आप मान लीजिए आप आज बोल रहे हो 45 के हो और आपके पास XY 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप एक बार में 10 लाख रुपए कहीं पर तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपको दिखेगा कि मार्केट में भयंकर अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुई है, और जहां आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो जो एसेट है वो आप लगा लो कि ये
मतलब रिस्क मैनेजमेंट इसका काफ़ी बढ़िया है इस एसेट का। यहाँ पर हम पैसे डाल सकते हैं, ये बहुत एग्रेसिव भी नहीं है कि कल को मार्केट में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव होगी तो आपका पैसा डूब जाएगा, तो तब एक बार में पैसा डालना है, और जब मार्केट गिरेगा तब डालना है, अच्छा टाइम लेके डालना है एक बार में। नहीं तो डेली बेसिस पे आप SIP कीजिए, उससे आपको डिसिप्लिन मिलेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे अपने लाइफ में कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। और वैसे भी कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी एक जगह पे पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, ये डाइवर्सिफिकेशन तो एग्जैक्टली मैम, एसेंशियल है। एग्जैक्टली। नहीं तो ये बहुत बड़ा, जिसे जुआ कहते हैं ना, जो लोग आज शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं, हो सकता है उनके लाइफ में यही फंडा हुआ हो, उन्होंने कहीं एक जगह पे पैसा डाला, सारा पैसा डूब गया, और आज तक वो शेयर बाजार को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब है। वो उन्होंने कहा, इधर से किसी ने बोला इसमें लगा दो तो एग्जैक्टली उसमें लगा मैम, दिया, उनकी एग्जैक्टली, अपनी बिल्कुल कोई कभी रिसर्च ही नहीं थी कि बिल्कुल, हम एक पर्टिकुलर रिसर्च करके डाल रहे वही हैं। वही वही। एंड दैट टू मृण्मय, मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस और एज से ही आता है। हाँ बिल्कुल। यू आर द ब्लेस्ड वन जिसने इतनी अर्ली एज में इस चीज को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू तो सो मच। एक चीज और, कितना टाइम डेली का देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में 3x या 5x की रिटर्न के लिए? सर आपको टाइम सिर्फ पढ़ाई में देना है। अगर आप दिन के 2 घंटे भी दोगे ना सिर्फ पढ़ने के लिए कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, इससे कैसे पैसा कमाते हैं, सारे डेटा को रिसर्च करोगे, तो आप आराम से मेरे से ज़्यादा पैसे बना लोगे। आपको पता लग जाएगा कि कब मार्केट को टाइम करना है, कब मार्केट में एंट्री लेना है, कब मार्केट में एग्जिट लेना है, यही आपको सीखना है। एंट्री और एग्जिट आपको पता होना चाहिए। आज के समय बहुत ऐसे लोग हैं जो राकेश झुनझुनवाला सर आज तो नहीं रहे, लेकिन उनकी पोर्टफोलियो को देखकर बहुत इंस्पायर्ड लोग हो जाते हैं और उनके जैसा पैसा लगाने का सोचते हैं, सेम डुप्लीकेट कर दे। क्या आप राकेश झुनझुनवाला बन जाओगे सेम पैसा वहीं पर लगाकर? नहीं बनोगे। आपको पता होना चाहिए, आप किसी बड़े हस्ती का पैसा देख तो लोगे उन्होंने कहाँ पैसा लगाया, आप वो पैसा लगा तो दोगे, लेकिन वहां से निकल नहीं पाओगे जब वो निकलेंगे। इसीलिए मार्केट में कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है, ये पता करने के लिए हम बस स्टडी करेंगे। और ये स्टडी अगर हमने कर लिया, जम के 3 साल भी मेहनत कर ली, तो भैया आप बहुत ऊपर निकल जाओगे, बहुत ज्यादा। आप इतना पैसा कमा लोगे कि आपकी 7 पुश्ते आने वाले बैठकर खाएंगी ना, तब भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा, इतना पैसा बन जाएगा। क्या मृण्मय रेगुलर इनकम जनरेट करी जा सकती है स्टॉक मार्केट से? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल जैसे की ये तो जा आपने इन्वेस्टिंग पार्ट बताया है, तो चलो रेगुलर अगर मुझे मान लो हर महीने 2 लाख रुपए कमाने हैं, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, अब मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं जिससे कि 2 लाख रुपए मुझे हर महीने आ और जाए? किस तरीके से है? सर 2 क्या मैं 5 लाख बता देता हूँ हाँ आपको। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको शेयर बाजार से रेगुलर इनकम जनरेट करना है हम्म, ना, तो शेयर मार्केट में जैसा SIP होता है, उसी तरीके का SIP का एक भाई होता है SWP, सिस्टमेटिक वो तो विड्रॉल स्टॉक प्लान। म्यूचुअल फंड में है ना? म्यूचुअल फंड में है, उसी को आपको फॉलो करना है। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम बताता हूँ, चेन कैसे काम करना है। वैसे तो बहुत तरीके के रेगुलर इनकम, बट ये एक लेजिट तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल मैं कमाना है। मानती हूँ कि आज मेरे पास 1 CR है लगाने को, मैं SWP में आई एम इंटरेस्टेड इन 1 CR लगाने के ठीक है, लिए, ठीक है, ठीक है। और मुझे ऐसा है कि मेरा घर चल जाए और मेरा थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए, तो आई वांट टू विड्रॉ से फॉर एग्जांपल 3 lakhs a month टू हैव अ गुड लिविंग। तो ये कैसे वर्क करेगा? देखिए मैम, एक आंकड़ा है इसका, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 3 लाख 1 CR से करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ये भी, बट इस एग्जाम्पल में ना आपका पैसा एक टाइम बाद खत्म हो तो जाएगा। 1 CR से कितना मैं करना आपको बता प्रैक्टिकली देता हूँ, मैं आपको पॉसिबल बता है? देता हूँ। हाँ, देखिए, SWP को थोड़ा समझाता हूँ, मुझे 2 मिनट का आप अगर टाइम देंगे तो आपके व्यूअर को पूरा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे एक SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेम वैसा ही उसका भाई होता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और ये बहुत भयंकर स्कीम है, ठीक है। इसमें अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से, आप बहुत पैसा कमाओगे। इसमें क्या होता है मैम कि आप क्या करते हो कि आप एक मोटा पैसा क्रिएट करते हो, आप एक वेल्थ बनाते हो पहले तो, ठीक है ना। आप कहीं से भी वेल्थ बनाओ, चाहे वो आप जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपए कमाओ, या फिर आप गोल्ड बेच करके कमाओ, या खुद की जॉब करके कमाओ, या कोई शेयर मार्केट का ही आपका पोर्टफोलियो हो 1 करोड़ का, आप वो लेके आओ, ठीक है। अब उस पैसे को आप लगा दो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा ना, तो आपका 1 करोड़ भी कभी 80 लाख, कभी 90 लाख, कभी 1.5 करोड़ ऐसे तो फिर होगा। लार्ज कैप में ही लगा दे। लार्ज कैप भी नहीं, SWP के लिए सबसे बढ़िया होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड वो फंड कैटेगरी होते हैं जहां पर आपका पैसा थोड़ा डेट में और थोड़ा इक्विटी में लगता है। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग चीजें चला लेता है। उसको जब लगता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी है वो इक्विटी में डालता है, जब लगता है नहीं है वो डेट में डालता है। तो हाइब्रिड फंड बेस्ट फंड होते हैं, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा सिक्लिकल नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। और उसकी कितनी रिटर्न रहती है ईयरली? मैं बताया तो आपको, हाइब्रिड फंड में अलग अलग फंड है। कभी आप 12%, 8 से 12% एक्सपेक्ट
इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए कहीं से निकाला, मैंने अगेन बताया कहीं से भी लाओ, फर्क नहीं पड़ता, शेयर बेच के लाओ, कुछ भी करके 1 करोड़ रुपए लाए और उस 1 करोड़ रुपए को आपने सीधा इन्वेस्ट कर दिया एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। अब वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कोई भी हो सकता है, उसमें डाला और उसी में आपने SWP क्रिएट कर दिया 0.5% का, ठीक है, ठीक है 0.5%। ये एक टेस्टेड आंकड़ा है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इसमें। अगर आप 0.5% अपने 1 करोड़ में से, 1 करोड़ का 0.5% लगभग 50,000 के आसपास होता है, 50,000 रुपये महीना हो 50,000 गया। रुपए महीना। अगर आप 0.5% या 0.6%, 50-60 हजार हमेशा विड्रॉ करोगे ना अपना, आपका जिंदगी भर पैसा खत्म नहीं होगा। वो सीधा हो गया ना। अगर आप देखो 0.5% है तो 12 महीने का कितना आपने निकाल दिया? 12 महीने का वही आप भाई लगा लो, 6% 6 निकाला। लाख निकाल 6 लिया। लाख रुपए निकाल लिया आपने। और 6 अगर हमें 9%, 10%, 12% की रिटर्न आई तो भी तो आपका हमारा 6% जुड़ सेव रहा होगा ना। है, एग्जैक्टली वो तो कंटिन्यू ग्रो जुड़ होते रहा है जा रहा है। 12%, हम निकाल रहे हैं 6, तो 6 मतलब मेरे विड्रॉल करने के बाद भी 6% 6% मेरा का ऐड हो रहा एडिशन है। हो गया। एग्जैक्टली तो वो ये पैसा बढ़ते ही रहेगा एंड आपका रेगुलर इनकम बन गया है। वो पैसा ऐसा है जो आप जिंदगी भर बैठ के खाओगे तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। तो मतलब SWP करना है आपने तो आपको 0.5% 5% ये जो है टेस्टेड डेटा है, टेस्टेड है। ये मैं 0 नहीं कह रहा हूँ, ये इससे टेस्टेड ज्यादा है। हमने विड्रॉ नहीं करना है। इससे ज्यादा मैम आप 1% करने को तो 1% भी कर सकते हो, लेकिन 5-6 साल बाद वो पैसा जाके खत्म हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन 0.5 से लेकर 0.7% ये एक ऐसा आंकड़ा होता है जो कभी भी अगर सेम रिटर्न आपको मिलता रहा और अगर आप 0.57% विड्रॉ करते रहे तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा और वो ग्रो होगा और भयंकर तेजी से ग्रो होगा। आप मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं भैया मुझे 5 लाख निकालना है, तो भाई तुम 10 करोड़ डालो ना, तुम कहीं से बिल्कुल। मेहनत करके कुछ भी करके लाओ। अब 2 दिन में तो तुम 10 करोड़ नहीं बना लोगे, ये कोई सट्टा बाजार तो है नहीं, स्टडी है प्रॉपर। तो 10 करोड़ तुमने डाला, 10 करोड़ का 0.5% हो गया 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए तुम हर महीने निकालो 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 और उसके बाद भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। और ये वो पैसा रहेगा आपका जब आप इस दुनिया में नहीं भी रहोगे ना, तब भी आपके बच्चे आपको मतलब ऐसे जिंदगी भर याद करेंगे कि वाह। इट्स काइंड ऑफ अ पेंशन। पेंशन इट्स काइंड ऑफ अ पेंशन पेंशन से तो बहुत बड़ी हो गई मैम। बहुत बड़ी होगी। लेकिन फिर भी जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सिक्योरिटी रहती है कि मेरी पेंशन आ रही है, तो एक किसी और ने करना है तो वो एक तरह से पेंशन का काम करेगा। बिल्कुल। लेकिन मृण्मय मैंने पीछे एक जगह एक स्टडी और भी पढ़ी थी कि SWP इज सक्सेसफुल, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन जिसमें आप मान लीजिए कि 4 साल उतनी रिटर्न नहीं आई, ठीक है। जैसे 2008 में हुआ था, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में इसलिए तो मैंने कहा उस केस में आपको डेट फंड में जाना चाहिए, काफी सिक्योर्ड फंड में। लुक, अब जब आप SWP करते हो ना तो कभी भी इस भाव से मत करो कि मुझे 18% का रिटर्न चाहिए, क्योंकि उस समय ना आपका कैपिटल बहुत ऊपर नीचे होगा। आपको हर महीने 1 करोड़ से 50,000 कैसे आ रहा है? आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट बिक कर के ही तो आ रहा है ना। अब जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा, आपने 20% वाला कोई फंड में डाल दिया, स्मॉल कैप फंड में, तो आपके 50,000 को निकालने के लिए आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को बहुत सारे यूनिट बेचने पड़ जाएंगे उस केस में। अच्छा, एक काम फिर और कर सकते हैं, उससे और बेटर रिटर्न आएगी ऐसे डिस्कस करके। जैसे SWP आपने किया, से 1 CR का किया, सिर्फ 1 साल आप उसमें से कुछ विड्रॉ मत कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से कीजिए, बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वुड गिव अ बेटर यील्ड। हाँ, कर सकते हो आप। ये एक अब सेफ पूजा जी ये सर्टेनिटी नहीं है ना, वही पता लगा पहले वही उसी पहले साल में डेंट आ गया 20% का। हाउ डू यू नो कि उस साल में पैसा बढ़ेगा ही गिरेगा नहीं? इसीलिए तो आपको सेफर एसेट दिस को इज सिलेक्ट नॉट करना अ चाहिए वे। ना। आज मैंने 1 करोड़ डाला, अब मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 साल बाद इसको 18 या 37 या 30% बढ़ जाएगा, हो सकता है वो 30% गल जाए, फिर वही तो प्रॉब्लम है। श्योरिटी तो है नहीं ना। एग्जैक्टली, तो इसीलिए कहा तो जाता है। इसीलिए जो तुम बात कह रही हो उसमें क्या है कि सिप कर करके आप 1 करोड़ तक पहुंचो एंड देन यू स्टार्ट विड्रॉइंग, तो उसमें क्या है कि आपका पैसा एकदम टूटता हुआ नहीं दिखेगा आपको। एग्जैक्टली, और वो भी SWP तभी क्रिएट करो जब, मतलब SWP उसी फंड में क्रिएट करो जो फंड सबसे ज्यादा सेफर हो, सबसे ज्यादा सेफर। मृण्मय, मैं अधिकांश टाइम लोगों को यही कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, जी सर। तो मैं मेरे तो ट्रेडिंग ही करता हूँ और मैं सबको यही कहता हूँ ट्रेडिंग करो, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग नहीं करता तो मैं बताता भी नहीं हूँ किसी को। ठीक है सर। लेकिन अगर ये सवाल मैं तुमसे पूछूं कि एक आदमी को ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो तुम्हारा क्या इस पे कॉल है या क्या तुम्हारा व्यू है, और उस व्यू के पीछे तर्क क्या है, ये जरूर सुनना चाहूंगा मैं। सर देखिए,
यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे बात सुनकर कोई भी इंसान कुछ नहीं करने वाला आज के टाइम पे। अगर मैं ये बोल दूंगा कि तुम ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टिंग मत करो, ट्रेडिंग करो, तब भी लोगों को वही करना होगा जो वो करेंगे, ठीक है। मैं एक बेसिक डेटा लोगों को बताता हूँ, ठीक है। एक डेटा है, सेबी भी कहती है, जीरोदा भी कहता है, हर ब्रोकर्स कहते हैं कि 90% या 93% जो भी ट्रेडर्स है आर इन लॉसेस। 90% ट्रेडर, आप प्रॉफिटेबल हो, आपने पैसा बनाया, हो सकता है आप उस 7% में आते हो 93 वाले बाद में, बट 93 जो मेजॉरिटी आदमी है दे आर इन लॉसेस। एंड एक और डेटा है कि जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 100% जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने 5 साल से ज्यादा का होल्ड करा है, आर इन प्रॉफिट। हर कोई प्रॉफिट है। और जब आपको सेबी, जब आपको बड़े बड़े एक्सचेंजेस खुद सामने से आकर चीख चीख के कह रहे हैं कि आप अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, ट्रेडर्स जो है, प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि 90% ट्रेडर्स जब लॉसेस में है, तो फिर आप ट्रेडिंग में क्यों घुस रहे हो? आप घुसो ट्रेडिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग को आप अगर सोच रहे हो कि एक दिन में पैसा एक का डबल हो जाएगा, तब तो नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग में घुसने आए हो, ट्रेडिंग में जाना है, तो फिर ये सोच लो कि लॉस लेने का एपेटाइट होना चाहिए। एंड अगर इन्वेस्टिंग में आए हो, तो इन्वेस्टिंग में भैया आपका माइंडसेट होता है बेसिकली कि आप एक संपत्ति के मालिक हो। आप ट्रेडिंग में ना, मेरा ऐसा मानना है सर, हो सकता है किसी और का, ट्रेडर का कोई दूसरा फील हो, मेरा ऐसा मानना है ट्रेडिंग को आप एज अ संपत्ति नहीं देख सकते कभी भी। आपका वो एसेट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ट्रेडिंग को आप स्टॉक ले रहे हो, बेच रहे हो, ले रहे हो, बेच रहे हो, वहां पर आपको हर दिन डोपामिन मिल रहा है, हर दिन आपको मजा आ रहा है, कुछ, हाँ, कुछ नया मिल रहा है, नया मिल रहा है, नया मिल रहा है। लेकिन आप खरीद के बेच रहे हो, आपके पास कुछ नहीं आ रहा है। एंड सम टाइम जो फीचर्स एंड ऑप्शन होते हैं वहां पे आप शेयर्स तो एक्चुअली में खरीद भी नहीं रहे हो, ठीक है ना। डिलीवरी वगैरह बहुत समय तो हो भी नहीं रही, आप उसको तो हेजिंग के लिए बनाया गया है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग होता है, उसका माइंडसेट आपका रहता है कि भैया मैं मालिक हूं इस कंपनी का। हो सकता है आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये फील नहीं आए, लेकिन जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ होंगे ना, तब आपको ये फील जरूर आएंगी कि भैया ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा एसेट है। आप जमीन को जैसे ट्रीट करते हो ना, मेरा जमीन 1 करोड़ का लैंड है, वैसा ही आप अपने शेयर्स को ट्रीट करोगे। वो एक अलग फीलिंग आएगा, आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होगा। मुकेश अंबानी, आज मुकेश अंबानी क्यों है? क्योंकि उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री का इतना शेयर्स पड़ा है, तब वो आज मुकेश अंबानी है। अगर उनसे रिलायंस का सारा शेयर छीन लिया जाए तो मुकेश अंबानी भी कुछ नहीं होंगे। हाँ, खाली उनका नाम रहेगा, पैसा तो उनके पास खत्म हो जाएगा, फिर दुनिया भी उनको नहीं पूछेगी। ये दुनिया का रियलिटी है। तो उसी तरीके से इन्वेस्टिंग जो है वो आपको माइंडसेट देता है। आप एक बिजनेसमैन बनते हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम इन्वेस्टर है, सिर्फ इन्वेस्टिंग करके बैठे हैं, डेली चार्ट्स के सामने नहीं बैठते हैं, चुपचाप घर पे उनके पास, उनको पता है मेरा पोर्टफोलियो पड़ा है 3-3.5 करोड़ का, डेली का प्रॉफिट एंड लॉस 7-7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे ही चलते रहता है ऊपर नीचे। उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है, उनको कन्विक्शन है शेयर मार्केट के ऊपर, ये पैसा मेरा 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा, 300 करोड़ होगा। और आप जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखोगे ना, जो भी, जैसे राकेश झुनझुनवाला सर भी बहुत बड़े ट्रेडर थे, जितने भी बड़े ट्रेडर्स थे वो ट्रेडिंग से शुरू करते हैं, लेकिन एट द एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्योंकि क्या है कि आप एक टाइम तक चार्ट के सामने बैठ सकते हो, आप हर दिन चार्ट के सामने नहीं बैठ सकते हो, हर दिन नहीं। मैं मानता हूं आप हर दिन बैठ लोगे, आप 40 तक बैठ लोगे, 45 तक बैठ लोगे, 50 तक बैठ जाओगे, 60, 70, उसके बाद नहीं बैठ पाओगे, आपको दिक्कत होगा। फिर हर दिन आपको सेम मूड नहीं करेगा, आपको भी रिटायरमेंट चाहिए होगा ना। और अगर आपकी जिंदगी में वही एकमात्र रेगुलर इनकम का जरिया है, तब तो आप कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, साथ ही साथ आपका एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, आपने करोड़ों की संपत्ति बना रखी है, तो अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है या आप ट्रेडिंग कभी बंद भी करते हो, तो आप तो रिलैक्स हो ना, मेरा पोर्टफोलियो तो पड़ा है, मेरी संपत्ति तो पड़ा है। तो वो माइंडसेट का खेल है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स लाइक एन बिजनेस। इन्वेस्टिंग एक कंप्लीट बिजनेस है। इन्वेस्टिंग में एक्चुअल वेल्थ बनता है। मैं एक छोटा सा सर एग्जांपल देता हूं। रूल ऑफ 72 होता है इन्वेस्टिंग के मामले में, ठीक है ना। कंपाउंडिंग का बेसिक रूल है, रूल ऑफ 72, जहां पर यह कहा जाता है कि 72 से अगर आपको जितना भी परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, लाइक आपको 24% का अगर रिटर्न मिल रहा है, आपने कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप 72 डिवाइड बाई 24 करोगे तो जो भी आंसर आएगा, लाइक 3 आता है, इसका मतलब है हर 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब आप ऐसे माइंडसेट से सोचिए कि साल 2024 में आपने सिर्फ 1 लाख कहीं पे डाला, कहीं पे हाइपोथेटिकली मानते हैं उसमें आपको 24% रिटर्न मिलता है। मैं अपने बच्चों को सिखाता भी हूं कि 24% कैसे लाना है, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि मैं वो वादा नहीं करता।
तो मैं मान के चलता हूँ 24% कैसे आपको रिटर्न कमा सकते हो। तो 24% आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब हर 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, डबल रूल हो ऑफ रहा है। 72 के अकॉर्डिंग। तो साल 2024 में आपने 1 लाख डाला, अब रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगले 3 साल बाद आपका ये 1 लाख बन जाएगा 2027 में जाके 2 लाख, फिर 2030 में जाके डो का डबल होगा 4 लाख, 4 लाख। फिर 2033 में 2033 में जाके ये 4 का 8 लाख होगा। अभी तक आपको लगेगा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक 7 लाख का ही तो प्रॉफिट है इतने सालों में, 9 साल में क्या दिक्कत पर होगी। लगाया भी तो आपने साल 1 ना लाख एक ही रुपए लाख साल। लगाया था, फिर भी हो सकता है अभी तक किसी को सुन के लग रहा हो क्या दिक्कत है, थोड़ा और रुकते हैं, 3 साल और, 2036 आता है, 8 का हो गया 16 लाख, फिर 2039 16 का हो गया 32 लाख, 32 लाख। फिर 2042 32 का हो गया 64 लाख, एंड देन 2045 64 लाख हो गया 1,28,00,000। 28 लाख। अब अगले 3 साल बाद जो आपका पैसा डबल होगा ना, वो सीधा 1,28,00,000 का भी डबल होगा, 2 करोड़ से भी ज्यादा, 3 करोड़ से भी ज्यादा, फिर वो पैसा डबल होगा। तो सोचिए 1-1 लाख रुपए से आपका पैसा कितना डबल हो रहा है। जैसे सर आपका विप्रो का एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत वायरल है कि विप्रो में 1976 में आपने पैसा डाला होता तो वो 400-500 करोड़ के भी ऊपर चला गया था। तो वो ट्रेडिंग नहीं, वो तो इन्वेस्टिंग ही था। वो एक्चुअली उसके लिए लोगों ने बड़ा ट्रोल भी किया। मैं एक्चुअली बोलना ये चाह रहा था कि 1976 या 1980 में अगर किसी ने डाला होता, हाँ, लेकिन वो 76 तो सुन लिया लोगों ने, 80 नहीं सुना। एग्जैक्टली। तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि इन्वेस्टिंग में हम पैसा तो इन्वेस्ट करते ही है, साथ में टाइम भी एक कंपोनेंट टाइम, होता है, एग्जैक्टली। क्योंकि एक्स और वाई एक्सेस जब हम इसको चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो इट इज टाइम। एग्जैक्टली। और ये बात फैक्ट है कि अगर मेरा पैसा 14% से भी बढ़ रहा है और मैं कुल 1 करोड़ आज मेरे पास है, तो मुझे 100 करोड़ बनने में कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। इसी लाइफ टाइम में मैं कर सकता हूँ ये काम। एग्जैक्टली। तो यही कहना है, जब आप आराम से पैसा बना रहे हो तो इतना टेंशन क्यों लेने का, अपने मेन काम पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, कुछ बड़ा करो। मेरा कहना ही है, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बढ़िया करो, अपना धंधा करो, कोई जॉब करो, IAS बनो और इन्वेस्टिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बनते रहेगा। जब तुम रिटायर होगे तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति रहेगी, जितना एंजॉय करना है करना, बच्चों के सहारे जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही लॉजिक है मेरा। मृण्मय, एक और बात बताओ, अभी तो आप बहुत यंग हो, 22 मैम, इयर्स के हो, जी। हमारी ऑडियंस में ना कमेंट्स आते हैं, तो उसमें ना एक कमेंट बहुत आता है, सर आप ये तो बता देते हो कि इन्वेस्टिंग कहाँ करो, ट्रेडिंग कहाँ करो, पर जो पैसा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए डालना है वो कहाँ से लाएं? तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि इस टाइम कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आने वाले 2-3 साल में एक यंगस्टर डेवलप करे, ताकि वो बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा कर पाए? देखिए, ये तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट इंटरेस्ट भी तभी बनता है ना बच्चे का जब पैसा दिखता है, नहीं तो फाइनेंस इंटरेस्ट भी सीखो, नहीं बनता। फाइनेंस सीखो, स्टॉक मार्केट सीखो, इन्वेस्टिंग सीखो और अपने स्किल्स पे ध्यान दो। घर स्कूल जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ छोड़ दो, ऑनलाइन सब हो जाएगा आज के टाइम पे। फ्रीलांसर, आज ऐसे ऐसे फ्रीलांसर मेरे अंडर काम कर रहे हैं जो महीने का 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके पास भरपूर पैसा इन्वेस्टिंग करने के लिए, और मेरी सुन के वो लोग इन्वेस्टिंग भी करते हैं दबा के, और वो लोग भी करोड़ों कमाने वाले हैं। तो आप फाइनेंस को सीखिए, जो चीज़ आपके स्कूल में नहीं सिखाई गई उसको सीखिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, किताबों से सीखिए, इंटरनेट से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, मेरे से सीखिए, किसी से भी सीखिए, लेकिन सीखिए, बस यही है, और कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा बहुत है। अच्छा, बिल्कुल, आप तो परफेक्ट एग्जाम्पल हो सर सोशल मीडिया के। अब इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या हो सकती है, इतने कम टाइम में आपने मिलियंस लोगों का दिल जीत लिया, और इससे बड़ी कौन सी बड़ी बात है। और सब आप लोगों का प्यार अरे है, और बिल्कुल, सब आप लोगों का गुड विशेस हैं। हमारे एज ग्रुप के लोग सर आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा, एंड आपको भी मैम बहुत ज़्यादा। इवन मेरी मम्मी जितनी, मतलब मेरी मम्मी आंटी जितनी भी घर की लेडीज़ हैं, सबको मैं आपकी वीडियोस दिखाता हूँ कि क्या देखो, बात है। इंस्पिरेशन लो इनसे, है ना। और आपकी बात सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद ही किसी ने पहली बार कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी है और मैं उसको देख के आया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने देखी है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने देखी है ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो ये थी एक बहुत ही पॉजिटिव चर्चा मृण्मय के साथ। इनका नाम का मतलब हम पूछना भूल गए। मृण्मय, आप अब बताइए मृण्मय का मतलब क्या है? देखिए, मृण्मय जो नाम है ये मेरी बुआ जी ने रखा है, और बचपन में तो रख दिया था उन्होंने, बट बड़े होकर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि सब लोग मेरे से यही पूछते थे, आधे लोग तो नाम ही नहीं ले पाते थे। लेकिन उन्होंने बताया मृण्मय का जो नाम का मतलब है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के एक नोबेल में लिखा है, मृण्मय का शब्द का यूज किया गया है, और इसका मतलब है मिट्टी का घड़ा, जिसको आप जैसा भी शेप दोगे वो वैसा बन जाएगा। अगर अच्छा शेप दोगे अच्छा बनेगा, खराब शेप दोगे खराब बनेगा।
अभी तक तो शायद ज़िंदगी ने अच्छा ही शेप दिया है, बाकी देखते बहुत हैं कैसा सुंदर, शेप बहुत आता है। सुंदर। बट आपके पेरेंट्स ब्लेस्ड है टू हैव अ चाइल्ड लाइक यू थैंक जिसने यू, वेरी थैंक यू, अच्छा विजन वेरी मीनिंगफुल नेम, थैंक यू मैम। और आप उस अपने नाम को आगे बढ़ा भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी मृण्मय की, और हमें इनसे ये सीखना है कि इन्वेस्टिंग जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वॉरेन बफे ने ये लिखा है कि मैं लेट हो गया इन्वेस्ट करने में, जबकि उन्होंने 14 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा मुझे 4 साल और मिल जाते तो मेरी ये पूरी वेल्थ कंपाउंड होके शायद और डबल हो जाती, क्योंकि हर 4-5 साल में वेल्थ डबल हो जाती है। तो वो कह रहे हैं मैं लेट हो गया था। तो आप लोग भी सोचिए, इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने भी एक आध रील में बोला है कि विप्रो में पैसा लगाया होता तो बहुत बन जाता। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताता ही हूँ, और आज मृण्मय भी उसी स्टेप्स पे चल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग से वेल्थ जनरेशन होती है। तो आई होप आप लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। इस चर्चा ने कुछ आप लोगों को वैल्यू एडिशन ज़रूर किया होगा, और यदि आप चाहते हैं मृण्मय को दोबारा बुलाएं, यदि आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। हम मृण्मय से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपके सवालों का जवाब दें, और यदि आप लोग चाहते हैं कि इनको दोबारा बुलाया जाए या कुछ आप लोग एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं, तो खूब अच्छे से इसको कमेंट करें और लाइक करें। हम पार्ट 2 ज़रूर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।